पास कर लेते हैं। क्या सबको सरकार डॉक्टर बना सकती है? शादी पेरेंट्सों को लगता है कि उन्होंने शादी कर दी तो पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। और जो नहीं भी बोलना चाहता उसको भी बोलना पड़ेगा, मेरी बात को आप याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में। राजेश्वर चौहान जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर पर धरना चल रहा है 6 जून से कंटिन्यू, और सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर हैं। पर कहाँ तक ये सही है कि एक ऐसा इंसान एक ऐसी सरकार के लिए जान दे दे जो सुनने को तैयार नहीं। सोनम जी के बड़े, अगर आप देखें उनके बारे में पढ़ेंगे तो योगदान है देश के लिए, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए। पर ये सरकार है जो दरकिनार कर रही है उनके अपने कामों को, क्योंकि जो सरकार अगर 20-25 स्टूडेंट्स ने जान अपनी गंवा दी नेट एग्ज़ाम कैंसिल होने के बावजूद, तब उनकी नींद नहीं खुली, तो नींद इनके कहने से कैसे खुलेगी? क्या नाम है आपका मैम? मैं शारदा दीक्षित हूँ, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी सेक्रेटरी दिल्ली चैप्टर, और ऑल इंडिया सेक्रेटेरिएट मेंबर और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। उत्तम नगर से आई हूँ। आप प्रिंसिपल हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, और शिक्षा का मामला इस तरह आप देख रही हैं क्या हाल हो रहा है इस देश में शिक्षा। क्योंकि अगर तरक्की का कोई मंत्र है तो वो सिर्फ शिक्षा है, और जब शिक्षा की ऐसे हालत हो जाए, किसी ने ये कहा है कि अगर एक डॉक्टर खराब बन जाए कुछ लोगों को मार देगा, इंजीनियर गलत निकल जाए कुछ बिल्डिंग गिरा देगा, और शिक्षा का स्तर अगर खराब हो जाए तो पूरी बुनियादी खराब हो जाएगी। बिल्कुल, ये आप सच बात कह रहे हैं कि शिक्षा अपने आप में समाज की रीढ़ है। अगर रीढ़ पर ही कोई हथौड़ा पड़ जाए तो वो समाज खड़ा नहीं हो सकता, राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता, और वही आज हमारे देश के साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं जिस शिक्षा को पढ़कर विदेशों में हमारे बच्चे सम्मान प्राप्त किया करते थे, जो इसरो तक में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट्स और हमारे साइंटिस्ट जाते थे, आज उस शिक्षा को NEP के माध्यम से इतना बर्बाद कर दिया है कि उसे सामान के रूप में जो अमीर है वो खरीद सकता है, जो गरीब है वो ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर है जहाँ पर सरकारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई है। याद दिला दिया, और मैं भी पूछने वाला था कि हमारे जो टैलेंट है वो बाहर, इसरो से लेके हर क्षेत्र में, और आज हमको आते हैं बड़ी से बड़ी कंपनी के CEO सब। इस सरकारों की विफलता है भारत की कि वो अपने टैलेंट को यहाँ रोक नहीं पाए, और इसीलिए हमारी ग्रोथ जो थी वो स्लो हो गई, और अमेरिका जो आज सुपर पावर है यही कारण है, क्योंकि हर बड़ी कंपनी का CEO भारतीय है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है कि हमारी टैलेंट, क्योंकि भारत के लोगों की टैलेंट के नाम पर, क्योंकि मैं तो विदेशों में जाती रहती हूँ, बहुत कद्र है, क्योंकि बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं, काम के प्रति लगन रखते हैं और इंटेलिजेंट हैं। लेकिन आज वो सब मिट्टी में मिलता दिख रहा है, और सरकारों की विफलता ये रही कि वो जो टैलेंट दिल्ली अपने इंडिया में जिसका अगर सदुपयोग होता तो वो इस देश को सचमुच में बहुत पहले विश्वगुरु बना चुके होते। आज जो विश्वगुरु की बात की जा रही है वो तो आज भारत को हाथ में कटोरा देके भिखारी बनाकर वर्ल्ड बैंक के सामने खड़ा किया जा रहा है। या वर्ल्ड बैंक के जो सर्वे सर्वा हैं वो भी भारतीय हैं अगर देखा जाए तो। हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक की नीतियों के कारण भारत की शिक्षा अब उनकी गुलाम हो गई है। उनको जो सस्ते मजदूर चाहिए वर्ल्ड बैंक वही तैयार करवाने के लिए NEP 2020 कहा जाता है, आरोप लगते रहते हैं हमेशा कि जो बेहतर शिक्षा है वो चंद बड़े लोगों की मुट्ठी में है। सही बात है, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं और आपसे पूछना ही जायज़ है, और आप बता पाएंगे बेहतर। देखिए, शिक्षा आज़ादी आंदोलन से पहले जब नवजागरण आंदोलन शुरू हुआ उस समय शिक्षा की आवाज़ सबसे पहले उठी। आज़ादी आंदोलन उसी आवाज़ का परिणाम था। राजा राम मोहन राय से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले, नेताजी सुभाष, वो सभी उसी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए सार्वभौमिक, सर्वसुलभ, वैज्ञानिक, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। अंग्रेज़ों से संघर्ष करके वो जीत गए, किसी हद तक वो शिक्षा अच्छी बनाने में सफल हुए। लेकिन आज़ादी के बाद लगातार शिक्षा क्षेत्र को संकुचित किया जाता रहा और उसको महंगा किया जाता रहा शिक्षा को, और गरीबों से दूर किया जाता रहा। तो ये हमारी ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की मुहिम चल रही है। हमने उन सभी मुद्दों को लेकर जन शिक्षा नीति तैयार की है NEP के विकल्प के रूप में, कि शिक्षा हवा, धूप और बारिश की बूंदों की तरह सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। इसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि ये पीढ़ियों ने, एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को ज्ञान हस्तांतरित किया है। ये फैक्ट्री में पैदा किया हुआ कॉर्पोरेट का सामान नहीं है कि तुम मनमानी कीमत लोगे। तो इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये कहा जाता है अगर किसी राज करना हो ना उसको शिक्षा से वंचित रखो,
क्योंकि वो सवाल नहीं कर पाएगा। पहले रजवाड़ों में शायद यही होता था कि उन लोगों को ज्ञान से दूर रखा जाता था क्योंकि क्वेश्चन ना कर पाए। यही हो रहा है आखिर इस सरकारों में कि शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि लोग बेहतर डॉक्टर या बेहतर इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। उसका माध्यम ये है कि आप देखिए, आए दिन कहीं आपने भी सुना होगा, डॉक्टर तो नीट से ही बनेंगे और जब पेपर लीक को खरीद कर डॉक्टर बनेंगे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल तो नहीं होगा। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि या तो सरकार ये जानबूझ के कर रही है, बार बार स्टूडेंट्स को मतलब पेपर देने के लिए बोल रही है, ठीक है, री एग्ज़ाम कंडक्ट करा है ताकि जो स्टूडेंट है मेंटली और इमोशनली, ठीक है, हर चीज़ से वो वीक हो जाए ताकि वो एग्ज़ाम मतलब छोड़ दें, ना दें। अभी तक ये देखा गया अगर कोई डॉक्टर बनता है या फिर हम डीएम की बात करें तो वो मिडिल क्लास से ही आते हैं और उनकी स्टोरीज़ ये कहती है कि उनके घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, माँ बाप का सब कुछ बिक जाता है और जब पेपर लीक होता है वही बच्चा सुसाइड कर लेता है ये सोच के कि आगे कुछ बचा नहीं है। आप क्या कर रही हैं फिलहाल? मैं तो भी बीएड कर रही हूँ, हाँ जी, और सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने एग्ज़ाम भी फॉर्म फिल किया है तो अब मैं सितंबर में दूंगी एग्ज़ाम। हाँ जी मैम, शिक्षा की हालत देख ही रही हैं आप और अगर ये जो है यहाँ पर इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, एक छोटा सा मुद्दा है, सरकार चाहती तो इसको ख़त्म कर सकती और सरकार के लिए बेहतर था। सरकार के पास तो इतने सारे मंत्री सांसद हैं, उनको दूसरे को मौका मिल जाता, इनकी भी बात रह जाती और उनको मौका भी मिल जाता कि नया मंत्री मिल गया। तो सरकार ने तो राजनीति कर ली इस पर। जी बिल्कुल राजनीति चल रही है। देखिए जो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की जो मांग है वो बहुत ही जायज़ मांग है, जेन्युइन मांग है और ये आंदोलन जो है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक है। इसीलिए सरकार डर रही है क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या उनको चेंज किया जाता है तो क्या होगा, आंदोलनकारियों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमारी डिमांड जो है वो फुलफिल हुई है, हम जीत गए हैं। ये सरकार कभी नहीं चाहेगी क्योंकि सरकार आंदोलन चाहती ही नहीं है। सरकार चाहती है कि हम कुछ भी करते रहें, हम हिंदी 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 करते 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 एक तरफ पागल हो रही है सरकार, दूसरी तरफ 18 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को हिंदुस्तान में आकर अपने संस्थान खोलने की छूट दे रही है। तो वो संस्थान क्या यहाँ हिंदी पढ़ाएंगे? क्या करेंगे? वो व्यापारीकरण हो रहा है, सीधा सिर्फ व्यापारीकरण। ये हम भी मानते हैं कि एकमात्र धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बात ऐसी नहीं है, लेकिन उससे भी ये भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि भाई 28 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, किसके कारण? एक गलत पॉलिसी के कारण। एक शिक्षा सुधार बहुत आराम से इस तरह भी हो सकता है, जितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े फिर हो सकता है कि शिक्षा का स्कूल का स्तर अपने आप बेहतर हो जाएगा। ये जो फॉरेन पढ़ाते हैं ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों की हालत नहीं पड़ा, जब इनके बच्चे जाएंगे तो प्राइवेट जैसा बना देंगे, बेहतर हो जाएगा और शायद पेपर लीक भी ना हो। बिल्कुल, देखिए हमारे देश में जो मनीषी हुए हैं, शहीद हुए हैं, उन लोगों की डिमांड यही थी कि क्योंकि शिक्षा जो है वो मोदी जी की बपोती तो है नहीं, धर्मेंद्र प्रधान की बपोती तो है नहीं। हमारे देश के राजा राम मोहन राय से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों ने शिक्षा को हम जन जन तक पहुंचाया है। सावित्रीबाई फूले जिनके इतना कष्ट सहना पड़ा, जिनका इतिहास ये पढ़ा नहीं रहे, आज उनका इतिहास पढ़ना चाहिए। तो ये शिक्षा उनकी बपौती है। क्या सही में इस देश में समाज की बपौती है, हमारी बपौती है शिक्षा। महापुरुषों के नाम आपने याद दिला दिए। मुझे लगता है कि वाकई जातिवाद इस देश पर हावी है, क्योंकि जहाँ से वो आते हैं इस वजह से शायद दरकिनार कर दिया गया उनको और बाकी लोगों को ऊपर इसलिए उठा लिया गया क्योंकि इस देश में जिसकी जाति ऊंची इस देश वो में महान। ब्राह्मणवाद विचारधारा जो है वो पूरी तरीके से हावी हो चुकी है और ब्राह्मणवादियों ने कभी नहीं चाहा कि सब शिक्षित हों। ब्राह्मणवादियों ने चाहा कि कुछ लोगों के हाथों में शिक्षा जो है वो संकुचित होनी चाहिए, इसीलिए आप देखिए सीटों को संकुचित किया जा रहा है। कितने लाखों बच्चे, 28 लाख बच्चे जो हैं वो नीट का प्रिपरेशन करते हैं। उनके माँ बाप किस तरीके से अपना घर बेचकर, अपने ज़मीनें बेचकर, अपने गहने बेचकर चाहते हैं कि बच्चा किसी तरीके से डॉक्टर बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन कितने बन पाते हैं? मान लीजिए जितने 28 लाख बच्चे भी पास कर लेते हैं, क्या सबको सरकार डॉक्टर बना सकती है? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार के पास? नहीं है। तो ये ब्राह्मणवादी विचार है कि सिलेक्टेड मतलब जो पैसा दे सकते हैं और
पैसा देने के लिए शिक्षा को बेचा किस लिए जा रहा है? ताकि पूंजीपतियों को मुनाफा। सीधी सा मतलब है कि शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि गरीब आदमी उसको ग्रहण ही ना कर पाए, वंचित रह जाए, तो कैसे पढ़ेगा वो? कैसे और हो भी यही रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में शायद आप हालत बहुत ख़राब है, सरकारी में शायद अपने बच्चों को लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। जी बिल्कुल। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा से ही सारी समस्याएं को समाधान हो जाएगा, हम ऐसा भी नहीं कहते हैं, लेकिन होना चाहिए इस्तीफा। वो जिम्मेदार है 28 मौतों के, इसीलिए वो उनको एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस्तीफा देने की। बताइए बाप कि इस देश की जो विपक्षीय पार्टियां हैं, क्या विपक्ष मजबूत नहीं है, ठीक नहीं है? क्योंकि अगर यही मुद्दा बीजेपी इस सरकार विपक्ष में रहते होता तो बहुत अच्छी तरह भुना लेती। और कई बार देखा भी गया है, विपक्ष एकजुट नहीं है, उसका फायदा सरकार को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग होती जा रही है दिन पे दिन। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बात यह है कि शिक्षा जो है वो सबने बेची है। 1986 की पॉलिसी आई, सबसे पहले हमारे देश में 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आती है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी। सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आती है राजीव गांधी की सरकार में 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें क्या था? उसमें ही प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन के दरवाजे खोल दिए गए थे। उसके एनटीए जैसी संस्थाएं किसका प्रोडक्ट है? वो तो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी का प्रोडक्ट है। और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मोदी सरकार लेकर आई है, ये तो एक ब्लूप्रिंट है शिक्षा को बेचने का। ये तो एक ब्लूप्रिंट है पूरी तरीके से शिक्षा को ब्राह्मणवादियों के चंगुल में फंसाने का। ये तो एक ब्लूप्रिंट है कि सरकार किस तरीके से जो पूंजीपतियों को खुली छूट देना चाहती है कि आओ और शिक्षा में मुनाफा कमाओ। बल्कि हमारे देश के मनीषियों ने क्या कहा था? एजुकेशन इज फॉर मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। लेकिन आज क्या है? एजुकेशन इज फॉर प्रॉफिट मेकिंग। तो ये इसका विरोध जरूरी है, और ये विरोध हम तभी कर पाएंगे जब हम समझ पाएं पॉलिसीज़ को कि ये पॉलिसीज़ क्या है। एजुकेशन पॉलिसी सरकार क्यों लेकर आ रही है? ताकि शिक्षा को अपने हाथ का हथियार बना सके, इसीलिए शिक्षा की पॉलिसीज़ लेके आ रही है। रोजगार की तो कोई पॉलिसी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्यों? क्योंकि हमें नीचा दिखाना है कि तुम्हारे पास ये डिग्री नहीं है तो तुम रोजगार के लायक नहीं हो, तुम्हारे पास नीट तुमने पास नहीं किया, के डॉक्यूमेंट्स में एक मिस्टेक हो उसकी बिहाफ पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, है। मौका भी नहीं दिया जाता, इसको सही कर लाइए। आप ये देखिए, ट्रेन लेट होती है 24-24 घंटे। हर यहाँ पर जो फैसला आने में कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो टाइम पर नहीं आता है। लेकिन बच्चियाँ अगर इस खराब परिवहन व्यवस्था के चलते 2 मिनट भी लेट हो जाती हैं तो उनको नीट का एग्जाम नहीं दिया। कैसे कैसे वो पिक्चरें आप देख लीजिए, पैर पकड़ रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपने याद दिला दिया। अच्छा, ये तो इनको एंट्री दे देनी चाहिए, नुकसान तो उस बच्चे का होगा ना। अगर वो मान लीजिए आधा घंटा लेट पहुँच, वो आधा कम लिख पाएगा, वैसे भी वो क्लियर नहीं कर पाएगा, तो कम से कम उसके अंदर ये भावना तो नहीं रहेगी कि मैं अंदर नहीं गया। पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 1 साल चला गया, पैसे चले गए, माँ बाप ने कैसे पढ़ाया होगा। पर इस पर कहीं ना कहीं अमल करना चाहिए, सरकार को पता है सब। और कहीं कहीं देखा गया है कि अगर कोई पहुँच है वो फ़ोन करा दे तो एंट्री भी मिल जाती है, पर आम बंदे की पहुँच कहाँ होगी इतनी? कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यहाँ वो व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है जिसके पास डिग्री नहीं है। यहाँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में वो लोग प्रोफेसर बन सकते हैं जिनके पास एप्रोप्रिएट डिग्री नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो नीट के बच्चे 2 मिनट लेट होने पर एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं कर सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें कौन लोग पढ़ा रहे हैं। तो ये आवाज़ सरकार को सुनाई नहीं देती है, लेकिन सरकार को ये सुनाई दे जाता है बहुत अच्छी तरह से कि एनटीए जैसी संस्था ने क्या तय किया है। क्यों? क्योंकि एनटीए जो है, क्या एनटीए हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना चाहती है? तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये भी है कि प्रधान को कम से कम इसका भंग कर देना चाहिए, जिस हिसाब के इसके रहते हुए इतनी सारी चीज़ें हो रही। बिल्कुल, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए को रद्द करना चाहिए, तुरंत बेसिस पर एनटीए जैसी संस्था को रद्द करने से काम भी नहीं। जो जिम्मेदार अफसर हैं उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक सजाई नहीं होगी तो सबको पता है कि कम से कम क्या फिर फायदा हो जाता है, छूट जाते हैं। जैसे अभी इस देश, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर दुर्भाग्य है, जो कानून हमें गुनहगार ठहराता है वही हमें बचा ले जाता है। ये भी तो एक विडंबना है। अभी सरकार को क्या चाहिए कि धर्म के नाम पर बंटने वाले लोग चाहिए, इनको जाति के नाम पर बंटने वाले लोग चाहिए। पूरा घर बना चुकी है जाति है जो अब कभी नहीं जाएगी। वो हम एक समय आंदोलन चला था
ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला था। सबसे पहले अगर किसी ने डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और साइंटिफिक एजुकेशन की बात की थी तो वो ज्योतिबा फूले थे। हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, लेकिन उनकी जो लिगेसी है वो ब्रेक कर दी गई है। पढ़ाई नहीं जा रही। बेटे मैं एक चीज़ आपसे पूछूं, आपको लगता है कि अगर हम बात करें संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, हाँ जी। तो उन्होंने किसी एक वर्ग के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल दिया हो, उन्होंने सबके लिए दिया। और मैं हमेशा जब भी आता हूँ मैं ये पूछता हूँ कि इस देश की महिलाओं पर तो बहुत बड़ा उपकार किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा है ना। सबसे, और वो दलित कम्युनिटी की महिलाएं ऐसा नहीं था, हर समाज की महिलाओं पे सबके लिए। उन्होंने ये किया कि आज अगर कुछ बड़े पदों पर है यहाँ की मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, तो बाबा साहब की वजह से। वरना एक ज़माना था कि पढ़ने का अधिकार नहीं था, शायद चूल्हा चौका ही था। और आज सरकारी या किसी भी जॉब में रह के 6 महीने की जो लीव पा लेती हैं प्रेग्नेंट, वो भी बाबा साहब की देन है। तो बड़ा उनका उपकार है, तो पढ़ना चाहिए उनको, तभी पता लगेगा जातिवादी तभी खत्म होगी। या आप पढ़ें। आप क्या बनना चाहती, मतलब क्या करना चाहती हैं आगे चल के? टीचिंग में जाना चाहती हूँ मैं। हाँ जी। आप देख ही रही हैं, पर क्या करूँ। अच्छा है, कम से कम कुछ भविष्य बनाएंगी आप। चलिए, आपको शुभकामनाएं कि आप बेहतर शिक्षक बने। देखो यहाँ की दिल्ली की जो एजुकेशन है इतनी महंगी है कि बच्चा मजबूरी में जाकर उसको कहीं और से एजुकेशन लेनी पड़ती है। जैसे कि बीएड, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप बीएड का लीजिए। दिल्ली में बीएड के इतनी हाई प्राइस है कि बच्चा उसमें एडमिशन ले ही नहीं पाता। ठीक है, कहाँ से कर रही हैं अभी? मैं यूपी से कर रही हूँ। इसी वजह से दिल्ली की बहुत महंगी है। कर रही हूँ। रहती दिल्ली में, हाँ जी, दिल्ली में रहती पर यूपी करना पड़ रहा है आपको सिर्फ फाइनेंशियल उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ महंगा है। हूँ। यही रीज़न है। मैंने मम्मी से बोला, अपने घर वालों से, उन्होंने बोला कि हम तेरी शादी के लिए पैसा जोड़े कि या फिर तेरे को बीएड कराए। ये बोलिए मेरी तरफ से उनको कि पढ़ाने के लिए। शादी अपने आप हो जाएगी जब होगी, पर फिलहाल इस देश के भविष्य बचाना जरूर। पता है इंडियन पेरेंट्स का क्या है, जो यहाँ की जो सोसाइटी है, बस उनको ये लगता है कि बच्चों के लिए शादी बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चा पढ़े या ना पढ़े। शादी पेरेंट्सों को लगता है कि उन्होंने शादी कर दी तो पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। क्या मामला आप कर लेंगे? लग रहा है आपकी जॉब मिल जाएगी, स्थिति देखकर देश की जॉब मिल जाएगी आपको, एक बढ़िया ऐसा लग रहा है? देखो, जो देश की जो स्थिति चल रही है उसको देख के जॉब तो इतनी आसानी से तो मिलने वाली नहीं है। ठीक है, या तो आपको कैट की तरह बनना पड़ेगा, है ना। अभी मारा मारी है, हम्म, पेपर लीक का अलग टेंशन है। वही कैट की तरह बनो, है ना, कि छीननी पड़ती है ना, क्योंकि इजीली तो कोई देगा नहीं। तो वही है। कामना भविष्य के लिए आप। थैंक यू। अब आप देख लीजिए, बीएड कर रही हैं ये बच्चे और कोशिश कर रही हैं कि टीचर बने। और ये जो पूरा आप मामला देख रहे हैं ना, सारा मामला इसलिए है कि शिक्षा बेहतर हो। अब शिक्षा बेहतर कैसे होगी इसकी, देखते हैं इस आंदोलन का क्या होगा। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।